तीनों बंदर बापू के नागार्जुन कविता। कविता का कथ्यगत अध्ययन। तीनों बंदर बापू की शीर्षक कविता कवि नागार्जुन की एक चर्चित व लोकप्रिय व्यंग्य कविता है। तत्कालीन राजनीतिक अव्यवस्था और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वराज व सर्वोदय जैसे सपनों के भंग होने से उपजी मनस्थिति को उद्घाटित करती यह कविता 1969 में लिखी गई थी। राजनीतिक व्यंग्य के लिहाज से यह कवि की एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसके अंतर्गत गांधी के शिष्यों, उनके मातहत और तथाकथित उनके सिद्धांतों पर चलने का दिखावा करने वाले राजनेताओं पर करारा व्यंग्य किया गया है। राष्ट्रपिता गांधी ने भारत के लिए सर्वोदय और रामराज्य का लक्ष्य रखा था। यह एक आदर्श कल्पना थी जहां सभी का उदय होना निश्चित था, सभी बराबरी और सम्मानपूर्वक जिएं। परंतु उनका सपना पूरा करने तथा उनके आदर्शों पर चलने वाले सर्वोदय समाज के निर्माताओं की चेतना भंग हो गई। उनकी इसी कथनी और करनी में भेद को आधार बनाकर नागार्जुन ने यह व्यंग्यात्मक कविता लिखी। इस कविता में आजाद भारत के राजनेताओं और गांधीवादी मूल्यों के वाहकों को कटघरे में खड़ा किया गया है। यह सर्वविदित है कि गांधी ने बुरा मत कहो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो के रूप में तीन बंदरों की कल्पना की थी। उन्होंने सर्वोदय और सर्वकल्याण का आदर्श दिया था, परंतु गांधी के अनुयायी बनकर सत्ता पर काबिज होने वाले राजनेताओं ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। नागार्जुन ने बंदर प्रतीक के रूप में गांधीवादी मूल्यों और आदर्शों की आड़ में सत्तासीन हुए नेताओं की कथनी करनी में भेद को इस कविता में निशाने पर लिया है। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि ने अपने समकालीन अर्थात स्वातंत्र्योत्तर भारत के नेताओं की नीतियों और जनता से विलगाओं को सामने रखकर गांधी जी के आदर्शों व सपनों को भंग होते दिखाया है और इसके लिए तथाकथित उनके अनुयायियों को कटघरे में ला खड़ा किया है। नागार्जुन कहते हैं कि गांधी के अनुयायी यानी तीनों बंदर अब गांधी जी को ही बना रहे हैं, मूर्ख बता रहे हैं और इस प्रकार ये गांधी जी के भी ताव हो गए हैं। पिता को मूर्ख बनाने वाले लोगों को लोक कहावत में ताव कहा जाता है। ये लोग आसान काम या नीतियों को भी उलझाव बनाकर अपने आप को जीवनदायी मानने लगे हैं। मानो पूरी जनता जनार्दन का जीवन इनके ही ज्ञान और ध्यान से चल रहा है। व्यंग्यात्मक लहजे में नागार्जुन इन नेताओं को परमज्ञानी परमध्यानी कह रहे हैं। ये लोग जल थल गगन तीनों को अपने काबू में मानते हुए स्वयं को लीला पुरुषोत्तम यानी गिरधारी समझ रहे हैं, जबकि जनता सब कुछ समझ रही है, उनकी कथनी करनी को देख रही है। आगे की पंक्तियों में नागार्जुन ने इन सत्तासीनों को नटवरलाल की संज्ञा दी है। नटवरलाल यानी झूठ और फरेब का प्रतीक ये दुनिया भर में अपने झूठ का जाल फैलाए हुए हैं और इन्हें विश्वास है कि ये 100 साल तक जिएंगे। सच्चाई यह है कि प्रगति और सर्वोदय की दिशा में ये ढाई घर चलने में असमर्थ हैं। कवि कहते हैं कि सर्वोदय के ये नटवरलाल है, यानी इन्होंने सर्वोदय के नाम पर केवल छल किया है। दूसरे अनुच्छेद में कवि ने इनकी खुशी पर तंज किया है, जो इन्हें करना था उसे ये नहीं कर पाए। गांधी के आदर्शों को भूलकर ये सत्ता की लंबी आयु होने की खुशी में डूबे हैं। निजी स्वार्थ में लिपटे इन नेताओं के मन में सत्ता सुख की कली खिली है और बुढ़ापे के बावजूद जवान होने का दम पाले हैं। ये सत्ता को कब्जाए रखने में काफी चतुर हैं, बेहद जानकार हैं कि किस प्रकार बेवकूफ बनाकर सत्ता से चिपके रहना है और इस प्रकार ये लोग गांधी जी के नाम पर स्वयं गांधी को ही मूर्ख बना रहे हैं। कवि पुनः तंज करते हुए परिवारवाद और सत्ता सुख के अहंकार पर कटाक्ष करते हैं। कहते हैं कि इनके बच्चे मालामाल होंगे, भले ही औरों के बच्चे निवाले के लिए तरसते रहे। इनकी झूठ की खेती लहराती रहेगी, इनकी सत्ता की दाल गलती रहेगी, दूसरों की लार टपकेगी और इनकी तोदें बढ़ती रहेंगी। ये सर्वोदय के नटवरलाल है। तीसरे अनुच्छेद में कवि ने पूंजीपतियों के साथ सत्ता के गठजोड़ पर कटाक्ष किया है। गांधी जी के आदर्श वचन थे कि सत्ता की हिस्सेदारी आखिरी पायदान के लोगों तक हो, उसके ठीक उलट उनके अनुयायी पूंजीपति सेठों का हित कर रहे हैं। ऐसा करते हुए वे युग परिवेश में उन्नति का प्रवचन बांट रहे हैं। निजीकरण के बहाने पूंजीपतियों का पेट भरा जा रहा है और इसके पीछे वैश्विक पृष्ठभूमि पर आर्थिक विकास का ज्ञान बांटा जा रहा है। सत्य अहिंसा का आदर्श इन्होंने भुला दिया है। अब ये लोग पूंछों से लोगों की पहचान कर रहे हैं, अर्थात जो जितनी पूंछ हिला रहा है, चाटुकारिता कर रहा है, उसे दल के भीतर सम्मान और सत्ता सुख दिया जा रहा है। ऐसा करने के बावजूद उन्हें न तो शर्म आती है न लज्जा। ये आंखें नीचकर मुस्काते पाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन लोगों ने मूर्ख बनाकर सत्ता सुख हासिल कर लिया है और जनता भी सोई पड़ी है। आगे कवि ने इनके दिखावेपन और खोखले मूल्यों पर प्रहार किया है।
जनता को दिए भाषणों और आश्वासनों में ये गीता और उपनिषद का संदर्भ देते हैं, जबकि वास्तविकता में ये स्वातंत्र्योत्तर भारत के दलाल हैं। कविता के चौथे अनुच्छेद में कवि ने इनकी सत्ता, सुख और ऐश्वर्य जीविता को व्यंग्य के निशाने पर लिया है। जहां देश की एक बड़ी आबादी एक शाम के खाने के लिए तरस रही हो, यहां इन राजनेताओं के ऐशो आराम व प्रोटोकॉल के नाम पर अरबों का खर्च हो, यह जनता और गांधी का उपहास नहीं तो क्या है। कवि कहते हैं कि दुनिया जहान को बेवकूफ बनाते हुए ये अपने ऐश्वर्य और सत्ता सुख से आसमान को भी चिढ़ा रहे हैं। जमीनी हकीकत से बेखबर ये हवाई टूर में व्यस्त हैं, अलग अलग समय में अलग अलग व्यंजनों का स्वाद चखते हैं और इन सब के ऊपर ये गांधीवादी प्रतीक खद्दर धारण कर अपने वास्तविक रूप को छिपाकर अपने सरकसी कलाकार होने का सबूत दे रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं कि सत्ता सुख की चमक इनके दिलो दिमाग पर चटक रही है, पूरी धरती घूम चुके हैं, खा खाकर इनका पेट और गाल फूल गए हैं। वास्तव में ये नटवरलाल हैं, झूठे हैं, फरेबी हैं, जो गांधी के सर्वोदय का आवरण लेकर आम जन को लूट रहे हैं। कविता के अंतिम और 5वें अनुच्छेद में बाबा नागार्जुन ने अपने यानी आम जनता के प्रति उनके नेताओं के व्यवहार को उद्घाटित किया है। कवि कहते हैं कि जिस जनता ने उन्हें सत्ता पर बैठाया, आज ये उन्हें ही अंगूठा दिखा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। लोकतंत्र में सरकार जनता की होती है, परंतु ये सत्तासीन कुर्सी पर बैठ जनता को ही आंखें दिखा रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों पर लाठीचार्ज और जेलबंदी की ओर कवि ने यहां संकेत किया है। भीतर से काले अमानुषिक प्रवृत्तियों से भरे ये नेता अपनी वाणी में शहद से मीठे और प्रेम से पगे नजर आते हैं और इस मूर्ख बनाने की कला में वे परम गुरु हैं। आज वे बापू की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, परंतु उनके आदर्श, उनके सपने, सब कुछ इन्होंने तिरोहित कर दिया है और इस रूप में वे गांधी जी को ही मूर्ख बनाते नजर आ रहे हैं। वास्तव में ये गांधी नाम को केवल अपनी कुर्सी के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। आज भी ये गांधी के अनुयायी बनकर आम जनता को लूट ही रहे हैं, बेवकूफी बना रहे हैं। इस तरह यह कविता न केवल नागार्जुन के समय के सच को व्यंग्यात्मक लहजे में प्रस्तुत करती है, बल्कि स्वातंत्र्योत्तर भारत की पूरी राजनीति पर सार्थक और प्रासंगिक टिप्पणी है, एक सजग और सचेत कवि का।